हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं लिंक के जरिए। तीनों मेहमानों का जो है वो बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज एयर मार्शल साहब, अगर जनरल समरेश साहब से जो है वो हम करें। मैं सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मार्का हुआ, जो इस साल की हाईलाइट थी, उस हवाले से समरेश सालिक साहब आपसे जो है वो बात करना चाहता हूं। आपके ख्याल में ये जो हमने एपिसोड देखी मई के महीने में, इसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मिलिट्री हिस्ट्री है या कॉन्फ्लिक्ट्स की एक हिस्ट्री है, उस पर आपके ख्याल में किस तरह से जो है वो असर डाला है? अजहर, अस्सलाम वालेकुम। दोनों पैनलिस्ट को भी सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। वालेकुम सलाम। मैं ये कहता हूं कि 2025 एक डिफाइनिंग ईयर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी। पाकिस्तान ने इस साल में एक बड़ी कुव्वत को नाको चने चबवाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने स्टेचर में गेन किया और आए दिन, जैसे आपने कहा है, कि उसकी वैलिडेशन, उसकी कंफर्मेशन वेरियस रिपोर्ट्स में कंटिन्यूसली हो रही है। और कन्वर्सली इंडिया ने एक मार्का करके एक फैब्रिकेटेड और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बेस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, मुंह की खाई, और उसकी कमबख्ती आज दिन तक खत्म नहीं हो रही। कभी उसका तेजाज गिर जाता है, कभी उसका जो है वो इंडिया में टेररिज्म में इन्वॉल्व सिटीजन मिल जाता है। तो इंडिया ने लूज किया और पाकिस्तान ने गेन किया, इसमें तो नो डिनाइंग द फैक्ट। और यहाँ पे ये भी मैं बरमला कहना चाहूंगा कि तमाम क्रेडिट जो इस मार्के का था वो पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एयर मार्शल सईद, इनकी टीम, इनकी जो सर्विस है, दे आर रियल हीरोज, बिकॉज उन्होंने एयर में एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से हमें जमीनी लड़ाई में जाने से बचाया। अगर वो लड़ाई शुरू होती तो शायद हमारे जो इम्तिहानात हैं वो डिफरेंट होते। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट इनको जाता है, हमेशा से इन लोगों ने परफॉर्म किया है। और इंडिया जो है वो उसने जो कि एक रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा था, चाइना को कंटेस्ट करने की, उसमें इंडिया ने अपने स्ट्रेचर में बहुत बुरे तरीके से लूज किया है। तो 2025 अल्हम्दुलिल्लाह में अस्करी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि चाहे वो इंडिया के खिलाफ जंग थी, चाहे वो सफारती लेवल के ऊपर जंग थी, चाहे वो नैरेटिव लेवल के ऊपर जंग थी, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ जंग थी, फील्ड में पाकिस्तान ने बहुत काबिल कदर। तो आपको लगता है हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो डोमिनेट किया? एयर मार्शल सईद साहब, जो एयरफोर्स है उसका बड़ा कलीदी किरदार रहा, और हमने देखा कि शायद जो है वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी जो सबसे बड़ी एयर बैटल जिसको जो है वो कहा जाता है वो भी देखी गई, और उस पर भी बहुत सारे जो है वो तज्जिए होते रहे। पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स थी, और खास तौर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, उसका कंपैरिजन आप किस तरह से करते हो? और फिर उसके बाद ये जो तैयारी गिरने के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से दुनिया ने इसको देखा, वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो परसेप्शन है हमारी एयरफोर्स की, हमारी अफवाज की, इस वाक़े के बाद जो है वो चेंज हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग फॉर द प्रोग्राम। और मैं मेजर जनरल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की। यू नो, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम हिम यू नो मैटर अ लॉट टू अस। देखिए, जो मई 2025 में जो परफॉर्मेंस थी एयरफोर्स की, वो जो है ना, बिल्कुल उस मकूले के तहत थी जो हम प्रैक्टिस करते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अच्छा। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो परफॉर्मेंस दी, वो कोई रातों रात कोई हमारे पायलट्स या एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखलाई। उन्होंने पिछले कोई 10-12 साल से वो यही टैक्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे थे, और इन्हीं टैक्टिक्स को करने की कोशिश कर रही, यानी कि रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस वक्त की जो लीडरशिप है एयरफोर्स की, उनको तहसीन पेश करना चाहूंगा कि जी, कि उन्होंने जो एक स्ट्रेटेजी थी जो हमारे बड़ों ने भी बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी को बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया और पाकिस्तान को एक सक्सेस दिलाई। रहमान, मैं आपको ये
यानी कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि 1998 के बाद ये कोई पांचवा कॉन्फ्लिक्ट था कि जिसमें इंडिया ने हमारे साथ हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की है, क्योंकि 1998 के बाद पाकिस्तान इमर्ज्ड एज द फर्स्ट एंड द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम पावर इन द वर्ल्ड, और वो ये नहीं चाहते थे कि जी के पाकिस्तान को वो रिस्पेक्ट मिले, तो उन्होंने हमेशा हमें एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर घसीटने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हैं, तो जो वॉर होती है अब पिछले 5 कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो जो वॉर हुई है वो सब कन्वेंशनल डोमेन में हुई है। अच्छा। और सब कन्वेंशनल डोमेन में जो एक फोर्स जो सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को शो कर सकती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, या एयरफोर्स एज सच है। सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बेहतरीन तरीके से पेश किया। अच्छा। इंडिया जो था, अगर पहलगाम से पहले आप पुलवामा याद करें, तो पुलवामा के बाद मोदी साहब ने यह कहा था कि जी कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये करते, ठीक है। तो राफेल आने, वो इंडिया ये समझ रहा था कि जंग जो है वो वेपन्स से लड़ी जाती है। अच्छा। वेपन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जंग एक्चुअली दिमाग और जज्बे से लड़ी जाती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस डोमेन में उनको बीट किया। हमने अपनी बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई। वो जिस डोमेन में हमसे फाइट करना चाहते थे, एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट, वेपन वर्सेस वेपन, हमने उस डोमेन में उनके साथ फाइट ही नहीं किया। हमने उनके साथ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए, और उन डोमेन्स में क्या है कि जहां उनकी कोई तैयारी ही नहीं। और जाहिर बात है जो जंग लड़ने का तरीका है विद द टेक्नोलॉजी, वो भी जो है वो बड़ा बदल गया। और मेरा ख्याल है जो टेस्ट था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो एआई और बाकी तमाम चीजों को, वो भी शायद जो है वो दोनों फोर्सेस की कैपेसिटी का उससे भी जो है वो बड़ा पता चला। देखिए जो 4 डे कॉन्फ्लिक्ट ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना एक और चीज होता है, बट एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर जब ये चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ। देखिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये दुनिया की एविएशन हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि 2 एयरफोर्सेस जो कि बहुत कैपेबल हैं और दोनों के पास हाईटेक एयरक्राफ्ट एंड बीवीआर मिसाइल्स थे, वो एक दूसरे के खिलाफ पिच हुई थी विद द बेस्ट इन्वेंट्री एट द डिस्पोजल, ठीक है ना। और एक वक्त में कोई 100+ एयरक्राफ्ट एक दूसरे को फेस कर रहे थे, और एरेना इतना बड़ा था कि इट वाज 300 किलोमीटर्स प्लस। बिल्कुल ठीक। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस तरह उन्होंने इंडियंस को इस तरह इंगेज किया कि अब जो ये बीवीआर कॉन्फ्लिक्ट की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स की बात होगी कि बीवीआर जंग इस तरह लड़ी जाती है, क्योंकि ना आज तक कभी अमेरिका ने बीवीआर जंग लड़ी। कहते हैं एक केस स्टडी जो होती है। लेकिन मसूद साहब, जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो पहले भी जो है वो होते रहे हैं। हमारी तो एक पुरानी तारीख है जो कि 1948 से ही शुरू हो गई थी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था 2025 वाला, इसका कंपैरिजन आप इससे जो पहले जंगें हुई उनके साथ जो है वो आप किस तरह से जो है वो करते हैं, और फिर रीजनल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो आपके ख्याल में जो है वो किस हद तक बदला है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि हम इस जो मार के हक है उसके बाद बनियान महसूस हुआ, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हमारी जो प्रीवियस वॉर्स लड़ी गई और जिस तरह से अभी बात हो रही थी। देखें इसमें बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जिस तरह एयरफोर्स ने ऑपरेट किया और BBRs का कंसेप्ट आ गया, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन सिनर्जी हमने एयरफोर्स में देखी एंड दे प्रिवेल। जिस तरीके से J-10C थे, J-17 थंडर्स यूज हुए, एयर डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स का था, वो बड़े इफेक्टिवली था। एट द सेम टाइम जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान आर्मी बड़ी वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। फिर इसके बाद जब बनियान महसूस लॉन्च हुआ, रिपोर्स लॉन्च किया, तो उसमें हमारे फतेह 1, फतेह 2 और इसके बाद हमारे जो ड्रोन्स वगैरह गए हैं, तो उसमें डिफरेंट थे। सो मल्टी डोमेन ऑपरेशन, दैट्स व्हाई देखिए आर्मी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, सो दैट वाज द एक्सपीरियंस था, उससे गेन किया। जिस तरह इंडिया ने भी देखे कि वो कारगिल के बाद 99 में दे रियलाइज की हुआ, 2019 में जाके उन्होंने ये CTF का वो जो CDS का कंसेप्ट लेके आए, तो पाकिस्तान में लेके आए, तो उससे तो यकीनन देखें। लेकिन ये है कि जो इम्पैक्ट जो इसका हुआ, देखें
पाकिस्तान को दे अंडर एस्टिमेटेड बेसिकली इंडिया, दे नेवर एक्सपेक्टेड पाकिस्तान ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो मेरा आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप थी उसकी थिंकिंग यहाँ पे बड़ी डिफरेंट थी। इंडिया का सोच ये थी कि पाकिस्तान से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, यूनाइटेड नेशन की तरफ भागेंगे, बातचीत होगी और उसके बाद हम एक विक्टोरियस हम यहाँ से निकले। यहाँ पे लीडरशिप की प्लानिंग बड़े डिफरेंट थी और हम क्रेडिट देते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और एयर चीफ बाबर सिद्दू को कि इनकी अपनी सोच कप्लानिंग थी और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया। और पाकिस्तान देखें कि मसूद साहब जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है इंडिया का एक जो है वो एक तरीकाकार रहा है कि अगर वहां पर कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ाएंगे या यहां पर कार्रवाई करने का दावा करेंगे जिस तरह से उन्होंने एक मरतबा पहले किया, या फिर जो है वो इस तरह से कोई मिसाइल जो है वो यहां पर जो है वो गिराए जाएंगे। आपके ख्याल में उनकी तरफ भी रिव्यू हुआ होगा इस जो मार्का हक किया बुनियानुल मरसूस के बाद, और क्या वहां पर आपको लगता है कोई तब्दीली आएगी आने वाले दिनों में, या फिर भारत वही करता रहेगा जो उनको लगता है कि वो इससे पहले कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल इसमें तब्दीली तो मुझे नहीं है कि वो करते रहेंगे, क्योंकि देखे थे नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट राइट फ्रॉम 1947। सो दैट्स व्हाई देखें कि हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। और वही वो डिजाइन था पहलगाम का, आज तक कोई एविडेंस नहीं दे सके। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनका नैरेटिव को बाई नहीं किया। अब देखें कि अनकन्वेंशनल मींस को अफगानिस्तान से वो यूज कर रहे हैं और आपको कोशिश करें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, प्रॉक्सीज को अपने यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट भी आज देखे पाकिस्तान में, वी हैव रीशेप्ड द डायनामिक्स इन साउथ एशिया। आज पाकिस्तान साउथ एशिया में वी आर दी सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। वेस्ट एशिया में आफ्टर किंगडम के साथ जब आपका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। फिर फर्दर एक्सपेंशन है, आप नॉर्थ अफ्रीका भी चले गए हैं, वहां पे है। अभी देखें वाशिंगटन टाइम्स में लिखा था कि ट्रंप समझता है पाकिस्तान को फार ईस्ट में भी देखना चाहिए। सो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है आफ्टर दिस मार्का हक और बुनियानुल मरसूस, आपको लगता है वो इसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गया? अच्छा, मैं वेरी क्विकली समरे सालिक साहब, जो मैंने सवाल मसूद साहब से भी पूछा, सिंपल अगर उसको सवाल पूछे तो यही है कि क्या पाकिस्तान को अभी भी भारत से खतरा है? भारत उसी तरह से कर सकता है? क्योंकि उनकी हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखी, वो किसी भी वजह से थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। देखिए रहमान, मैं ये कहना चाहूंगा कि एटीट्यूड में तब्दीली मैं नहीं फोर्स ही करता। जब तक मोदी गवर्नमेंट में है, उनकी एरोगेंस और उनका ओवरबेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेबर्स, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हैविंग सेड दैट, जो कन्वेंशनल डोमेन है उसमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस बहुत सीरियसली टिल्ट हो चुका है पाकिस्तान की फेवर में, और उसमें मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक डोमेन में कोई मार्का करना इंडिया विल टेक सम टाइम, क्योंकि उन्हें अपनी जो इनएडिक्वेसीज नजर आई हैं अपने सिस्टम में, उनको एड्रेस करने के लिए उनको टाइम चाहिए, नाइट नहीं हो सकती। अगर उसे ये नजर आ रहा है कि जी मैं अगर एक और मार्का करता हूं और उसी तरीके की मुझे एक डिफीट हो जाती है, तो और ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स कंपाउंड होंगी। हैविंग सेड ऑल दिस, जो अनकन्वेंशनल है जिसमें प्रॉक्सीज हैं और टेररिज्म है, उसमें उस वक्त भी एक्सपेक्टेड था और आज भी हम देख रहे हैं कि वो उसमें अपस्केल करेगा और वो कर रहा है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं जरा इस पे ये जो प्रॉक्सीज वाली बात है, अभी अगले सेगमेंट में हमें अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो बात करनी है, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में हमने 2025 में इजाफा देखा, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, सारे इस ब्रेक के बाद।